हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है एपिसोड 10 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। बाकी सभी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी लाइन समझ में नहीं आएगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। इस पार्ट की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है एम्प्लॉय को, जो कि केविन को बता रहा होता है कि आंट जितनी सीधी अपने आप को दिखाती है ना, उतनी सीधी है नहीं। क्योंकि जिस दिन आपकी मोम की डेथ हुई थी उस दिन आंट ने बोला था कि वो होटल में थी, जबकि वो होटल में थी नहीं। मैं खुद गया था और मैंने देखा था कि आंट तो कहीं और ही जा रही थी। और जब मैंने फोन मिलाकर पूछा उनके असिस्टेंट से, तो असिस्टेंट ने बोला कि आंट होटल के रूम में है और मैं उन्हें जाकर डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, बल्कि आंट तो वहाँ थी ही नहीं। तो यहाँ पर केविन भी बोलते हैं एम्प्लॉय को कि तुमने सही कहा, आंट जैसा खुद को दिखाती है वैसा है नहीं। क्योंकि मैंने नाभी और आंट की बातें सुनी थी और आंट नाभी से ऐसे बातें कर रही थी जैसे कि वो कोई और करैक्टर है, और जो हमें दिखाती है वो तो बिल्कुल भी है नहीं। और मैं चाहता हूँ कि डैड और जो नाभी है ना वो दूर रहे आंट से, क्योंकि आंट काफी ज्यादा डेंजरस है। और मैं सच का पता लगा रहा हूँ, क्योंकि है ना मुझे आंट की दाल में कुछ काला लगता है, और है ना मैं इसीलिए अपने आप को बैड करैक्टर दिखाता हूँ डैड को और नाभी को, ताकि है ना उनका ध्यान मेरी साइड रहे और वो ना आंट के बारे में ज्यादा सोच ना पाए और आंट उन्हें हर्ट ना कर पाए। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आइस को, जो कि बोल रही होती है जेनी को कि क्या तुम अपने फोन को साइलेंट नहीं कर सकती है, कितना शोर कर रहा है, हम क्लब में है इस टाइम। तो यहाँ पर ना जो जेनी होती है वो साइड में चली जाती है और फोन आ रखा था पतीले का। मैं बता देती हूँ, जेनी वही लड़की है जिसने पतीले के साथ एक नाइट स्पेंड की थी और पतीले ने जेनी को काफी ज्यादा मारा भी था। तो यहाँ पर जब जेनी फोन चकती है तो फोन था पतीले के बॉडीगार्ड का, और बॉडीगार्ड बोलता है जेनी को कि ना पतीला तुमसे मिलना चाहता है। जेनी पहले तो रिफ्यूज करती है, लेकिन बॉडीगार्ड बोलता है कि हम तुम्हें क्लब से चक्के ले जाएंगे अगर तुम नहीं आई। तो जेनी मान जाती है और जेनी के ना फेस पे टेंशन दिख रही होती है। तो यही टेंशन नाभी भी देख लेती है और नाभी बोलती है जेनी को कि क्या सब सही है, जिस पे जेनी बोलती है कि हाँ सब सही है। तो उसके बाद जेनी चली जाती है, बट स्टिल नाभी को जेनी पर शक तो हो गया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिफरेंट बिहेवियर कर रही थी और हमारा चेहरा टेंशन बता देता है, भले ही हम किसी को ना बताएं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लब का सीन। तो क्लब में हमें दिखाया जाता है ओनर को और नाभी को। तो ओनर बैठे हुए थे साइड में और नाभी खड़ी हुई होती है। तो ना नाभी के पास एक लड़की आके बोलती है कि आजकल कस्टमर कम आ रहे हैं, क्योंकि जो पहले एक्सीडेंट हुआ था उसके कारण क्लब का नाम बदनाम हो चुका है। तो नाभी भी बोलती है कि पहले तो हमने प्रमोट किया था क्लब को, पर अब हमें और प्रमोट करना पड़ेगा क्लब को, ताकि है ना कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आए हमारे क्लब में। तो दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है केविन को, जो कि दूर से खड़ा हुआ नाभी को देख रहा होता है। तो ना केविन के दिमाग में आता है कि उसको ना सबका ध्यान अपनी साइड रखना है, स्पेशली नाभी का और ओनर का, ताकि है ना वो है ना आंट पे ज्यादा ना ध्यान ना दे पाए और आंट उनका कुछ बिगाड़ ना पाए। तो ना जो ना केविन होता है वो फटाफट से फोन ओनर को मिलाते हैं और उसके बाद ना उनके फोन चकने से पहले अपनी जेब में डाल लेते हैं। और उसके बाद ना जो ना केविन होता है वो नाभी को अपने साथ खींच के ले जाता है। तो जैसे ही ओनर फोन चकते हैं तो ओनर को किसी की आवाज तो सुनाई नहीं देती, बल्कि नाभी और केविन की लड़ने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है केविन को और नाभी को। तो यहाँ पर केविन दोबारा से मिसबिहेव करता है नाभी के साथ और बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम मेरा ध्यान रखोगी, पर तुमने तो मेरा ध्यान रखा नहीं है और खाली मेरे डैडी का ध्यान रखने में तुम्हें मजा आता है। क्या मेरे डैडी तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं? और है ना ये सब बातें सुनने के बाद ना नाभी को भी हैरान हो जाता है कि क्या इसको दौरे पड़ते हैं, ये कैसे ऐसे बिहेवियर कर सकता है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है ओनर को, जो कि ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं नाभी और केविन के पास। तो वो दूर से आवाज मारते हैं नाभी और केविन को। तो ये चीज केविन सुन लेता है और ना केविन ना फटाफट से नाभी को किस करता है और नाभी के कपड़े फाड़ देता है। और ना जो ओनर होता है वो केविन के पास आते हैं और केविन को चांटा मारते हैं कि वो ऐसा मिसबिहेव कैसे कर सकता है। तो केविन बोलता है कि नाभी सिर्फ मेरी है। नाभी बोलती है कि मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तो यहाँ पर केविन बोलता है कि अच्छा, तो फिर ना नाभी को संभाल के रखना, ध्यान से रखना, क्योंकि अगर मेरे को मौका मिला तो देखना। तो यहाँ पर ना जो ओनर होता है ना वो ना केविन को बोल देते हैं कि आज के बाद कभी भी तुम्हें क्लब में आने की जरूरत नहीं है और ना कुछ भी क्लब में काम करने की जरूरत नहीं है, तुम बैन हो क्लब से। तो इसके बाद जो केविन होता है वो चले जाता है और भाई ये बंदा साइड में खड़े होकर इतना दुखी अपने आप को दिखाता है कि सारा दुख इसी पे पड़ गया और सॉरी मांग रहा होता है दिल में कि नाभी मुझे माफ करना तुमसे बुरा बिहेवियर करने के लिए, पर भाई तू जो कर चुका तुमने करना था। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जेनी को, जो कि पहुंच चुकी थी पतीले के बिल्डिंग के बाहर। तो यहाँ पर ना जो जेनी थी वो वहाँ बिल्डिंग तक तो पहुंच गई थी, लेकिन बिल्डिंग से अंदर नहीं जा रही होती। तो बॉडीगार्ड लोग भी हैरान हो जाते हैं कि भाई तू कैसी बंदी है, यहाँ तक आई है तो अंदर भी आ जा, क्या घसीट के लेके जाए तुझे अंदर। तो ना यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होता है वो जबरदस्ती कर रहे होते हैं और उसे धमकी देते हैं कि चलो अंदर, नहीं तो ऐसा वैसा हो जाएगा। तो ना जो जेनी होती है वो चली जाती है अंदर। तो ना यहाँ पर पतीला जेनी को ऑफर देता है और ना जो पतीला होता है वो जेनी को पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे नाभी से मिलाना होगा। तो यहाँ पर जो जेनी होती है वो भी मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है,
हमें दिखाया जाता है नावी को, जो कि है ना काफी ज्यादा उदास होती है और है ना उसके मुंह पे टेंशन भी दिख रही होती है और वो बीमार भी होती है। तो ना जो ओनर होते हैं ना वो भी ये चीज देख रहे होते हैं और वो नावी को बोलते हैं कि तुम छुट्टी ले लो, रेस्ट करो और केविन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो नावी बोलती है कि ना केविन मुझे परेशान करने का मौका ढूंढ ही लेगा, वो इस क्लब में हो भले ही या ना हो। तो ना यहाँ से नावी जाने लगती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं और ना वो गिरने वाली होती है, लेकिन जो ओनर होता है वो नावी को संभाल लेते हैं और उसे बैठाते हैं और बोलते हैं कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, केविन को मैं देख लूंगा और है ना तुम दवाई खा के अपना ध्यान रखो। अगर तुम यहीं पर रहना चाहती हो तो एक रूम में तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि क्लब में ही आती है। तो आंट अपने असिस्टेंट के साथ आई थी, असिस्टेंट नीचे ही रह जाता है और आंट सीधा जाती है ओनर से मिलने के लिए ऊपर, लेकिन आंट अंदर नहीं जाती और वो बाहर से ही ना बातें सुन रही होती है ओनर की और नाभी की। तो यहाँ पर जो ओनर होता है वो ना नाभी को दवाई देता है और कंफर्ट जोन करते हैं उसे कि सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा और तुम टेंशन मत लो, छुट्टी ले लो थोड़े टाइम की, अगर इतनी टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा। और जो ओनर होता है वो उसे कंबल उड़ा देते हैं। तो ये सब चीजें देखने के बाद आंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आंट को फ्लैशबैक का सीन याद आ जाता है, यानी कि पहले एक बारी रानी की तबीयत खराब हुई थी और उस टाइम पे भी ओनर ना रानी का सेम ऐसे ही ध्यान रख रहे थे। और है ना ये सब चीजें देखने के बाद आंट को काफी गुस्सा रहता है और आंट बिना ओनर से मिले ही बाहर से बाहर चली जाती है। तो वो जैसे ही बाहर जाती उससे पहले ही आइस आंट को रोक लेती है और है ना उसे बोलती है कि ना मुझे ना आपको है ना नाभी और ना केविन के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बताना है। तो यहाँ पर आंट पहले ही गुस्से में थी और आंट बोलती है कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे बताओ तुम्हें क्या बताना है। लेकिन आइस ना पैसे मांगना शुरू कर देती है कि पहले मुझे पैसे दो, मैं तब बताऊंगी। तो इस पॉइंट तक आंट को काफी ज्यादा गुस्सा रहता है, क्योंकि जो ना आइस थे ना वो आंट के कपड़े पकड़ रही होती है, उसे जाने नहीं दे रही होती। तो ना जो ना आंट होती है ना वो ना आइस को गले से पकड़ती है और दीवार से भिड़ा देती है और बोलती है कि ना तुम्हारे लिए ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर तुम मुझे यूं ही तंग करती रही, और मुझे परेशान करना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और यहाँ पर जो आंट थी उसने सीधा सीधा धमकी दी थी आइस को और ना उसके बाद आंट यहाँ से निकल जाती है। घर जाने के बाद जहाँ पर आंट ने रानी को दफना रखा था मार के, वहाँ उन्होंने फ्लावर उगा रखे थे और ना जो आंट होती है ना वो उन फ्लावर को तोड़ना शुरू कर देती है, पैर से मारना शुरू कर देती है। और ना यहाँ पर उनका असिस्टेंट उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आंट यहाँ पर रुकती नहीं है। और एंड में आंट बोलती है कि ना लगता है ना भी तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन। तो फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ना केविन की मॉम को ओनर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, उन्हें हमेशा लगता था कि ओनर का है ना अफेयर चल रहा है रानी के साथ। तो यहाँ पर ना जो ना केविन की मॉम होती है ना वो ना ओनर को सीधा सीधा बोल देती है कि तुम इस घर से निकल जाओ। ओनर बोलते हैं कि ये मेरा ही घर है और मेरी फैमिली भी यहीं पर रहती है, तो कैसे निकल जाऊँ। तो यहाँ पर जो ना मॉम होती है ना वो ना ओनर को ना थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अब डिवोर्स दे दूंगी और फिर तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। और ना यहाँ से जो ना केविन की मॉम होती है वो निकल जाती है रहने के लिए आंट के साथ। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि ना ओनर को समझा रही होती है कि सब ठीक हो जाएगा और है ना वो ज्यादा स्ट्रेस ना ले। तो इतने में ही ना वहां पर आ जाती है रानी और रानी ओनर को बोलती है कि ना मैंने सुना है कि आप और ना मॉम केविन की डिवोर्स लेने वाले हैं, जो कि है ना बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साथ उस कारण हुई है। तो है ना मैं बात करती हूँ केविन की मोम से और उन्हें समझाती हूँ कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो ओनर बोलते हैं कि अभी ना इस टाइम केविन की मोम की ना तबीयत कुछ ज्यादा खराब है और अगर तुम जाओगे तो हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ भी हिंसक हो जाए और तुम्हें ना कुछ ना नुकसान पहुंचा दे। तो है ना तुम है ना उनकी टेंशन मत करो। तो यहाँ पर रानी बोलती है ओनर को कि क्या आप डिवोर्स दे दोगे, प्लीज मत देना डिवोर्स उन्हें। तो यहाँ पर जो ओनर होता है वो बोलते हैं कि नहीं, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। केविन की मम्मी एक लौती औरत है जिसको मैंने अपनी जिंदगी में प्यार किया है और मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। जब मैंने उससे शादी की थी तब प्रॉमिस किया था कि मैं उसका ध्यान रखूंगा किसी भी हालत में, तो अब कैसे छोड़ सकता हूँ उसे। तो ये बात सुनने के बाद ना जो आंट होती है ना उसे पता चल जाता है कि ओनर ना बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाले हैं केविन की मोम को। और यहाँ पर आंट एक बहुत ही ज्यादा शातिर प्लान सोचती है। तो हमें दिखाया जाता है आंट को, जो कि है ना एक आदमी से ना मशरूम लेती है और ये मशरूम ना टॉक्सिक थे। तो वो आदमी बोलता है कि इस मशरूम का जो इस्तेमाल है ना वो कम करना, नहीं तो उसके घातक परिणाम सामने आ सकते हैं। तो आंट इस बात को सुनती जरूर है लेकिन समझती नहीं। खैर मैं बता देती हूँ, जो ये मशरूम है ना ये इल्यूजन पैदा करते हैं, यानी अगर किसी भी इंसान को मेंटली अनस्टेबल करना है तो इस मशरूम का पाउडर पानी में मिलाकर दे दो, उसको अपने आप ही इल्यूजन होने लगेगा और उसे ऐसी चीजें दिखाई देगी जो कि है ही नहीं। तो आंट है ना काफी ज्यादा पाउडर जो है ना वो केविन की मोम की ड्रिंक में मिला देती है। तो ये चीज ना उनका असिस्टेंट भी देखता है और उन्हें बोलता है कि ये काफी ज्यादा नहीं है, जिसपे जो आंट
आंट होती है ना वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और आंट के दिमाग में तो कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चल रहा था। खैर इसके बाद आंट जाती है केविन के मोम के रूम में और वहां पर जाके ना केविन की मोम को और इनसिक्योर कर देती है डिवोर्स के प्रति। तो ना यहाँ पर जो केविन के मोम होते हैं वो गुस्से में आ जाते हैं और आंट को ना कुशन से मार के बाहर निकाल देती है। तो इतने में ही अंदर आती है एक कर्मचारी हाथ में लेकर ड्रिंक, वही जो कि है ना जहरीली थी, और ना केविन की मोम को दे देती है और केविन की मोम पी भी लेती है और यहीं से बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। खैर आंट ने ना कर्मचारी के लिए भी सोच रखा था कुछ प्लान। तो आंट कर्मचारी को बोलती है कि ये देखो सामने है ड्रिंक रखी तुम्हारे लिए, मैंने बनाई है और जब भी तुम थको ना तो इसे पी लेना। तो ना जो कर्मचारी थी वो काफी ज्यादा यकीन करती थी आंट पे और वो भी मान जाती है कि आज जब भी मैं ना टायर्ड फील करूंगी तो मैं पी लूंगी। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है आंट को कंस्ट्रक्शन साइड पे। तो यहाँ पर ना जो आंट होती है वो ऐसे दिखाती है कि उसे ना काफी ज्यादा चक्कर आ रहा है और उसने काफी ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है। तो यहाँ पर ना जो इंजीनियर होता है वो बोलता है कि आप रेस्ट करो। तो आंट भी बोलती है कि हाँ मैं चली जाती हूँ। तो उसके बाद ना आंट खड़ी हुई होती है और ना अपने असिस्टेंट को बोलती है कि ना तुम है ना मेरे लिए होटल में रूम बुक करा लो और आज के लिए तुम यहाँ रुको, मैं वापस जा रही हूँ। और इंजीनियर को बोल देना कल सुबह 10 बजे मुझे है ना इंजीनियरिंग साइड की सारी फाइल दिखाने आ जाएगा। इसके बाद ना जो आंट होती है वो फोन मिलाती है रानी को और रानी को बताती है कि ना केविन की मोम ना ओनर को ना डिवोर्स देकर ही रहेगी, क्योंकि है ना केविन की मोम को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा है ओनर पर। तो ये बात सुनने के बाद ना जो रानी होती है ना उसको भी टेंशन हो जाती है और रानी सोच लेती है कि वो केविन की मोम से मिलेगी। खैर यहाँ पर जो आंट होती है वो खुश हो जाती है क्योंकि ना जो ना उनका प्लान था ना वो रंग ला रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है केविन की मोम को जो कि एक कोने में बैठी हुई होती है और खुद से ही बात कर रही होती है। और ना यहाँ पर केविन की मोम की जो तबीयत थी वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तो यहाँ पर ना कर्मचारी आके ना केविन की मोम को संभालती है और बोलती है कि वो आपको डिवोर्स नहीं देंगे, वो आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना जो ना केविन की मोम है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कर्मचारी को चाटा मार के वहां से निकाल देती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है रानी को जो कि फोन करती है केविन की मोम के पास। केविन की मोम फोन चकती है और बोलती है कि अब क्या करना चाहती हो तुम, और दूर लेके जाना चाहती हो क्या मेरे पति को मुझसे। तो यहाँ पर रानी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना मैं प्रेग्नेंट जरूर हूँ लेकिन ना ये ओनर का बच्चा नहीं है, ये यहीं पर काम करने वाले किसी कस्टमर का बच्चा है और ना मैं जल्द ही उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी, तब आपको यकीन हो जाएगा। आप प्लीज ऐसा ना करिए, ओनर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। लेकिन ये यहाँ पर ना जो ना केविन की मोम होती है ना वो ना रानी का भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है और है ना उसे डांट कर फोन काट देती है। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कर्मचारी को जिसको ना फोन करके पूछती है आंट की कैसी है आप केविन की मोम। तो यहाँ पर ना जो ना कर्मचारी होती है वो बताती है कि केविन की मोम की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। खैर इसके बाद आती है वो भयानक रात जिस दिन केविन की मोम की डेथ हुई थी। यानी कि ना जो केविन की मोम थी ना उसने ना रूम में सारी चीजें तोड़ दी थी और केविन की मोम बहुत ज्यादा रो रही होती है। ये चीज ना कर्मचारी भी देख लेती है और कर्मचारी केविन की मोम को थोड़ा कंफर्ट देती है और उसके बाद ना उसको वही टी पिला देती है जो कि आंट ने उन्हें दी थी। और यहाँ पर जो केविन की मोम होती है वो लेट जाती है और ना दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कर्मचारी को जो कि जाती है और ना वो टी पीती है जो कि आंट ने उनके लिए बनाई थी। और इस टी में ना नींद की कुछ दवाएं थी जिससे कि ना कर्मचारी को नींद आती है और कर्मचारी सो जाती है। दूसरी साइड जो केविन की मोम होती है ना उनको ना दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं और ना उन्हें ना इमेजिनेशन इल्यूजन होने शुरू हो जाते हैं, उन्हें आवाजें आनी शुरू हो जाती है। तो ना जो केविन की मोम होती है ना वो डरते डरते स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाती है और वहां पर चीखने लग जाती है कि तुम्हारे नहीं हो सकते या ओनर, और है ना मैं तुम्हें उन्हें नहीं लेने दूंगी। तो यहाँ पर ना हमें दिखाया जाता है आंट को जो कि ना देखने आई थी केविन की मोम को ही और ना दूर से खड़े होकर ही सारे ड्रामे देख रही होती है। तो यहाँ पर केविन की मोम चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और है ना उन्हें है ना काफी इल्यूजन हो रहा होता है। उन्हें दिखता है कि स्विमिंग पूल में ना रानी खड़ी हुई है और है ना उन्हें ना प्रमोट कर रही है कि वो भी स्विमिंग पूल में आए। तो यहाँ पर ना जो ना केविन की मोम होती है वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है और ना इन दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ केविन की मोम की थिंकिंग थी, जबकि रियलिटी में स्विमिंग पूल में कल ही केविन की मोम थी। और ना दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है रानी को जो कि केविन की मोम से मिलने आई थी। तो ना केविन की जो मोम है ना वो ना डूब रही होती है स्विमिंग पूल में और जो आंट होती है ना वो भी सामने आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ना बिस्तर के ऊपर बड़ी ही नरम मौत प्लान की थी, पर तुम ऐसे मरना चाहती हो तो भी ठीक है। तो ना यहाँ पर ना जो केविन की मोम है वो ना हेल्प के लिए बुलाती है आंट को और बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज आ जाओ। लेकिन आंट है ना बस दूर खड़े होकर स्माइल कर रही होती है और ये चीज ना रानी भी देख लेती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।